खराब हो चुके हैं और वो उधार के गुर्दे पर जिंदा हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो पुण्य कमाने के लिए आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ नगरी आए हुए हैं। चतुष्पथ के मुद्दे पर शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने हार मानने की बात कही थी। आज अमर सिंह ने उस मामले पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बीती रात जमकर हुई ओलावृष्टि के बाद नैनीताल का जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो गया। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम की आंख मिचौली अभी जारी है। कल दिन में मौसम साफ रहने के बाद देर शाम भारी ओलावृष्टि शुरू हो गई। ओलावृष्टि के चलते सुबह शहर सफेद चादर में ढका नजर आया। सड़कों पर ओले बिछने से वाहनों समेत पैदल चलने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। वहीं लोगों को घरों के आसपास बिछे ओलों को हटाने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। भारी ओलावृष्टि के चलते वृक्षों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। ओलावृष्टि के बाद शहर का तापमान एक बार फिर से नीचे गिर गया। ठंड से बचने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ा। साथ ही शहर के कई स्थानों पर बिजली और पानी की सप्लाई भी दोपहर तक ठप रही। वहीं आज दिन में मौसम साफ रहने के चलते लोगों को कुछ बहुत राहत मिल गई। कानपुर में आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने घर में घुसकर सगी 2 बहनों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पड़ोसियों के मना करने पर उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 में देर रात इलाके के धर्मेंद्र, टीटू, पवन, बउआ और नरेन नाम के दबंगों ने 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिस पर बड़ी बहन ने विरोध किया तो दबंगों ने छात्रा के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। इस पर छोटी बहन ने चिल्लाना शुरू किया तो पड़ोस के रहने वाले सुशील शर्मा और सुमित मौके पर पहुंचे। वहीं दबंगों ने पड़ोसी के सर पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पड़ोसी सहित छात्रा की छोटी बहन भी घायल हो गई। हमला करने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए और क्षेत्रीय लोगों ने पड़ोसी और छात्रा की छोटी बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस दबंगों की तलाश कर रही है। मेरी खाना बना रही थी और हम बाहर पढ़ रहे थे, तब तक वो लड़के आए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे और तो फिर हमने चिल्लाया। तब तक मेरे चाचा को सर पे सावर मार दिया और हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी और उसको एडमिट है। मेरे भैया को मारा। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कहते हैं कि घर आए मेहमान देवता के बराबर होते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में यह कहावत बिल्कुल उल्टी है। जी हाँ, विदेशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने वाले ये सारे भी परिंदे हमीरपुर में हैं और इनका शिकार कर इनका मांस बेचा जा रहा है। ये बेजुबान परिंदे जो कि हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भारत देश की सरजमी पर पर्यावरण को देखते हुए कुछ दिनों के लिए घूमने आते हैं। ये सारे भी परिंदे लाखों की तादाद में सर्दी शुरू होते ही भारत के कई क्षेत्रों में आते हैं, जिनमें से एक बुंदेलखंड का हमीरपुर भी है। लेकिन कुछ ही भाग्यशाली परिंदे अपने वतन को वापस लौट पाते हैं। वजह सिर्फ भारी संख्या में इन परिंदों का शिकार होना है। एक दिन में लगभग 100 से 200 परिंदों का शिकार किया जाता है। शिकारी इन्हें 100 से 200 रुपए के बीच बेच देते हैं। विदेशी परिंदों का शिकार किसी शर्मनाक अपराध से कम नहीं है और इन शिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। पर वन विभाग के आला अधिकारी किसी शिकायत का इंतजार कर रहे हैं और शिकारी अपना शिकार करने में मस्त हैं। हल्द्वानी में पुलिस ने संजना हत्याकांड का खुलासा किया और इस हत्याकांड के आरोपी को जेल भेज दिया है। 7 महीने पहले लालकुआ कोतवाली के तिवारी नगर गांव में 8 साल की संजना की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। तब से पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। पुलिस ने अब तक 100 से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और 57 लोगों के डीएनए टेस्ट भी लिए। आखिरकार पुलिस को इस केस में सफलता मिली। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर दीपक आर्य नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हैरानी वाली बात यह निकली कि संजना का हत्यारा कोई और नहीं, उसका अपना सगा मौसा निकला, जिसने संजना के साथ बलात्कार किया और गुनाह छिपाने के लिए उस मासूम की हत्या भी कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को जेल भेज दिया है और इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस टीम को डीजीपी ने इनाम भी दिया। पुलिस इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर संजना के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती है। आगरा थाना इत्तेमादुल्लाह इलाके में महिलाओं ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो महिलाओं को बहला फुसला कर ले जाया करता था और उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। महिलाओं ने पहले तो इस व्यक्ति के सर के बाल काटे और उसके बाद चप्पलों से जमकर पिटाई की। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है।
उत्तराखंड में लगता है अब सरकार को जनता की फिक्र नहीं रह गई है, इसलिए अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए जनता पर करों का बोझ लादा जा रहा है। ऐसे में अभी गैस में बढ़े 21 रुपए के झटके से जनता उबरी भी नहीं है। सरकार दूसरा झटका देने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, प्रदेश में सरकार अब आपका बसों में सफर महंगा करने जा रही है। 6 फरवरी को सरकार ने जनता को रसोई गैस में 21 रुपए कीमत बढ़ाकर एक बड़ा झटका दिया। जनता गैस लेने गई और हक्की बक्की रह गई। लेकिन लगता है कांग्रेस सरकार अभी जनता को ट्रेलर दिखा रही है। जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है, यानी जनता को अभी करों का झटका लगने का सिलसिला जारी रहने वाला है। राज्य सरकार प्रदेश की रोडवेज बसों में किराया बढ़ाने जा रही है। उत्तराखंड से बाहर यानी यूपी और दिल्ली जाने के रूटों में सरकार ने पहले ही 6 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से टिकट के किराए में 40 से 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं अब सरकार प्रदेश में चलने वाली रोडवेज की बसों के किराए में बढ़ोतरी करने जा रही है। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश के अंदर किराए में 10 से 20% की बढ़ोतरी सरकार करने जा रही है, यानी किराया लगभग 20 से 50 रुपए बढ़ सकता है। प्रदेश के परिवहन मंत्री कहते हैं, जब डीजल का रेट बढ़ा तो रेल के किराए बढ़ गए, तो फिर उत्तराखंड रोडवेज पर क्या डीजल का प्रभाव नहीं पड़ता क्या? रेलवे में भी रेट बढ़ गया है, डीजल का रेट बहुत बढ़ चुका है और परिवहन निगम को जो रेट मिल रहा है अभी वो और ज्यादा हो गया है डीजल का रेट। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। जो भी संभव होगा और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी कम से कम संभव होगा वही बढ़ोतरी करने का उसमें प्रयास किया जाएगा। बस साफ है, अपना खाली सरकारी खजाना भरने के लिए प्रदेश सरकार ने आम जनता को ही अपना टारगेट बना लिया है और जमकर जनता से करों की वसूली की जा रही है। हालांकि सरकार के मंत्री सरकार के बचाव में तर्क तो दे रहे हैं, लेकिन साफ बात यह है कि सरकार जनता की जेबों में डाका डाल रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों में उतरने का फैसला ले लिया है। उत्तराखंड में 108 आपातकालीन सेवा को भले ही जीवनदायिनी की संज्ञा मिलने लगी हो, लेकिन अब 108 एम्बुलेंस सेवा के नाम पर अवैध वसूली भी होना शुरू हो गई है। 5 फरवरी को ट्रक की टक्कर से घायल हुए सुनील वर्मा को बेहोशी की हालत में 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा पास के एक निजी अस्पताल दून ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वहां डॉक्टरों द्वारा उनकी हालत को सीरियस बताते हुए आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। हालत सुधरते ही जब ट्रामा सेंटर द्वारा उनके हाथ में बिल थमाया गया, जिसमें निशुल्क एम्बुलेंस सेवा 108 के नाम पर भी 1500 रुपए अतिरिक्त लिए गए। इससे निजी अस्पतालों और 108 एम्बुलेंस प्रशासन की मिलीभगत का मामला एक बार फिर आम आदमी की जेब पर डाका डालने का काम करता दिखाई दे रहा है। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि उनके पति को घायल अवस्था में दून ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अस्पताल से छुट्टी मिलते ही डॉक्टर ने उन्हें एम्बुलेंस के किराए सहित 7000 रुपए का बिल दे दिया था। उनके द्वारा एम्बुलेंस चार्ज दिए जाने का विरोध किया गया तो डॉक्टर ने उनकी एक न सुनी और वो पैसा देना ही पड़ा। हालांकि अस्पताल प्रबंधन मामले से पल्ला झाड़ते हुए मामले पर कुछ भी कहने से इनकार करता दिखा। वहीं 108 एम्बुलेंस सेवा के सीईओ ने मामले को जांच का विषय बताते हुए कहा कि 108 सेवा मुफ्त सेवा है और इसकी सुविधाओं का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में जांच के बाद यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरी टीम को निलंबित भी किया जाएगा। बहरहाल सेवा भाव के लिए चलाई जा रही 108 सेवा भी अब अवैध वसूली का जरिया बनती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीब तबके को कीमत चुकानी होगी या इनसे वसूली करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी। बाइक की टक्कर लगने के बाद पुलिस कर्मियों द्वारा युवा अधिवक्ता की पिटाई से नाराज वकीलों ने मथुरा के जिला मुख्यालय पर पूरे दिन अपना विरोध प्रदर्शित किया। इस घटना से गुस्साए वकीलों ने घंटों तक मार्ग जाम रखा और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोजाना की तरह कचहरी जाते एक युवा अधिवक्ता की बाइक भूलवश एक पुलिसकर्मी से टकरा गई, जिससे नाराज होकर पुलिसकर्मी ने अपने साथियों के साथ उस अधिवक्ता की पिटाई कर डाली। इस घटना की खबर जैसे ही मथुरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अन्य अधिवक्ताओं को लगी, वे मौके पर पहुंच गए। सारी स्थिति जानने के बाद वकीलों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन नाराज वकीलों ने घंटों तक जिला मुख्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर जाम लगाए रखा और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ नाराज अधिवक्ताओं की तीखी झड़पें भी हुईं।
अपने साथी की पिटाई से गुस्साए वकीलों की ये मांग थी कि दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके उसके विरुद्ध एफआईआर लिखी जाए, साथ ही मथुरा के एसपी सिटी राजू बाबू का ट्रांसफर किया जाए। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद हालांकि स्थिति तब सुधरी जब जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसके बाद अधिवक्ता कहीं न कहीं एसपी सिटी के तबादले को लेकर के अपनी मांग को वापस ले गए। हालांकि इस पूरी घटना में दोषी सिपाही के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उसे सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस का सबसे पहला शब्द यानी कि पी पोलाइट को दर्शाता है, लेकिन मथुरा के वकीलों का ये कहना था कि पुलिस अपनी शालीनता भूल चुकी है और वो निरंकुश की तरह व्यवहार कर रही है। पुलिस कर्मियों को भी शायद ये नहीं पता था कि एक अधिवक्ता की पिटाई के बाद इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। गोल्फ प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है और 8 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे से इस टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे। $40,000 इनाम राशि वाले गोल्फ प्रीमियर लीग में दुनिया के कई बेहतरीन गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं। गोल्फ प्रीमियर लीग में कुल 8 टीमें शामिल हैं, जहां हर टीम में 4 खिलाड़ी हैं। लगभग 2.5 करोड़ इनामी राशि वाले गोल्फ प्रीमियर लीग में उत्तराखंड की टीम 4 बेहतरीन गोल्फर के साथ मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। लॉरेंस के शेर डैरन क्लार्क की अगुवाई में जीत की तैयारी कर चुकी है और खिताबी जीत को बेकरार है। ओपनिंग सेरेमनी के बाद अब गोल्फ का महासंग्राम शुरू होने को है, जहां उत्तराखंड की टीम के गोल्फ के पटल पर आने के बाद प्रदेश में गोल्फ का खुमार जोर पकड़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि गोल्फ प्रीमियर लीग में कौन अपने स्टिक से जादू चलाता है और कौन इस खिताब पर कब्जा करता है। रैना ने ईरानी ट्रॉफी में 134 रनों की शानदार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले से हल्ला बोलने वाले सुरेश रैना अब भारत की ओर से टेस्ट में भी कमाल करने के लिए बेचैन है। मुंबई के खिलाफ ईरानी ट्रॉफी के मुकाबले में रैना ने बल्ले से हल्ला बोलकर ये साबित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले रैना ने ईरानी ट्रॉफी के मुकाबले में मुंबई के खिलाफ शानदार शतक जड़ा है। रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से बल्लेबाजी करते हुए रैना ने आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। इस मैच से पहले रैना ने टेस्ट में अपनी वापसी के लिए जमकर पसीना बहाया और खूब तैयारी की। रैना ने खुद को साबित करते हुए ईरानी ट्रॉफी में शानदार शतक तो जड़ दिया है। अब देखना होगा कि रैना का ये शानदार फॉर्म आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए उन्हें टीम में जगह दिला पाता है या नहीं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां शादी में चली गोली और गोली चलने की इस घटना में फायरिंग में 10 साल की बच्ची की हो गई है मौत। भोगनीपुर इलाके की यह घटना है जहां 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां शादी समारोह में गोली चली और गोली चलने की इस घटना में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। मौत की इस घटना के बाद शादी में माहौल मातम में तब्दील हो गया है। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर देहात से आ रही है। भोगनीपुर के पुखराया इलाके में शादी समारोह चल रहा था और उसी शादी समारोह में गोली चली और फायरिंग की इस घटना में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। इस वक्त मातम पसरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर देहात से आ रही है, जहां शादी समारोह में चली गोली और फायरिंग की इस घटना में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। शादी समारोह में खुशियां छाई हुई थीं, लेकिन उसी दौरान फायरिंग की घटना सामने आती है और इसमें 10 साल की बच्ची को गोली लगती है और उसकी मौत हो गई है। फिलहाल जो हमें जानकारी मिल पा रही है, इस पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं समाचार प्लस संवाददाता सलीम सिद्दीकी। सलीम, इस पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पुखराया के भोगनीपुर के पुखराया इलाके की घटना, जहां पर राधा नाम की एक महज 10 साल की बच्ची के हर फायरिंग में गोली लगी है और जिसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अभी आरोपी फरार है। एक बात और बताना चाहूंगा दिव्यांग कि महज कुछ 3-4 रोज पहले रसूला थाना क्षेत्र में भी हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हुई थी, लेकिन ये हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जी सलीम सिद्दीकी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आया? आखिरकार गलती से गोली चली, यहाँ वहां पर शौकिया तौर पर फायरिंग हो रही थी, आखिर क्या कुछ हो रहा था वहां पर?
देखिए, विवाह समारोह में देवी पूजन कार्यक्रम चल रहा था, जिस बीच देवी की पूजा की जा रही थी। उस दौरान कुछ लोग नशे में जमकर उस दौरान फायरिंग की गई और उस फायरिंग में ये बच्ची उसी जगह पर खड़ी थी। ये इसके चाचा की शादी थी, ये अपने चाचा की शादी समारोह में शिरकत करने आई थी। उस बीच इस बच्ची को गोली लगी है और अस्पताल ले जाते समय इसकी मौत हो गई है। और उसके बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी चलिए सलीम सिद्दीकी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।